तो आइए बच्चों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार इस यूट्यूब चैनल पर। और आप ये जो सामने देख रहे हैं, ये आपका क्या है, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो बिहार बोर्ड जारी किया है 2026। यानी इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसमें क्या पैटर्न रहेगा, इसमें सारा मेंशन है। इसमें जैसा भी जितना ऑब्जेक्टिव है, जितना सब्जेक्टिव है, उसी टाइप का आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो हर बार ये बिहार बोर्ड जारी करता है। तो इसमें हम लोग फिर से आज क्या करेंगे, 80 ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। पेपर है ये साइंस का, ठीक है? और इससे काफ़ी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, या तो इससे रिलेटेड या तो डायरेक्ट यही प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है? और इसके पहले हम 2025 का भी बता चुके हैं, पीवाईक्यू, और 2024 का ही बता दिए हैं, ठीक है? साइंस का और फिर सोशल साइंस का भी। अगर आप नहीं देखे हैं तो एग्ज़ाम से पहले आप नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाइए और एक बार ज़रूर उसको देख लीजिए, ठीक है? चलिए, बिना मना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है? प्रयास रहेगा कि ये पूरा 80 क्वेश्चन का जो डिस्कशन है, वो 2 वीडियो में करें। ये पार्ट 1 में हम 40 तक जाएँगे, थोड़ा टाइम लगाएँगे, लेकिन पूरे विज्ञान को हम कवर कर लेंगे, पूरे विज्ञान को कवर कर लेंगे, ताकि प्रश्न आपका ना छूटे, ठीक है? चलिए, पहला प्रश्न, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। जैसे कहेगा समतल दर्पण की फोकस दूरी या फिर वक्रता त्रिज्या भी कहेगा, तो आपको मारना है अनंत। क्या मारना है? अनंत होती है। अब देख लीजिए, ऑप्शन सी में है अनंत। क्लियर? हम फिर से कह रहे हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, अगर कहे वक्रता त्रिज्या फिर भी मारना है अनंत, यानी ऑप्शन सी। अगर आपको बोलता फोकस दूरी किसका, उत्तल दर्पण का, तो आप मारेंगे धनात्मक। उत्तल का क्या होगा? धनात्मक। देखिए, एक प्रश्न आएगा, चाहे उत्तल दे दे, समतल दे दे या अवतल दे दे। उत्तल के लिए धनात्मक, अगर अवतल कहेगा तो क्या मारना है? ऋणात्मक, ठीक है? चलिए, फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर आपको कहे समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल के लिए फोकस दूरी अनंत, अवतल के लिए ऋणात्मक, उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 इसमें है, तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? यहाँ से प्रश्न देख लीजिए कौन-कौन आ सकता है। वास्तविक दर्पण के आगे, काल्पनिक दर्पण के पीछे। वास्तविक हमेशा उल्टा और काल्पनिक सीधा, ठीक है? सारी बात याद रखिए आप लोग, फिर से बोल रहे हैं। वास्तविक दर्पण के आगे और काल्पनिक या आभासी दर्पण के पीछे। जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा, जो काल्पनिक होगा वो सीधा होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 इसमें है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण होगा। देखिए, अगर आपतित किरण, आप जानते हैं कि आपतित किरण आने वाली किरण को बोलते हैं और जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो अगर यह आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो कह रहा है कि परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच, यानी ये किरण और इस किरण के बीच, तो देखिए इधर 30 है, इधर भी कितना है? 30 है, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो ये बोल रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसके बीच का कोण पूछ रहा है। तो आप देख लीजिए, 30-30 मिला के कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। प्रश्न संख्या 4 इसमें है, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल c है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, प्रकाश की चाल आपको पता है, प्रकाश की चाल माध्यम बदलने पर उसका चाल बदलती है। अर्थात अगर माध्यम को बदल दें तो उसकी चाल बदल सकती है, अदरवाइज़ चाल उसकी सेम रहेगी। तो यहाँ पे माध्यम नहीं बदल रहा है, यहाँ बोल रहा है आपतित प्रकाश की जो चाल है, आपतित प्रकाश की जो चाल है, वो परावर्तित प्रकाश की चाल की क्या होगी? तो बराबर होगी, क्योंकि यहाँ माध्यम बदल नहीं रहा है, ठीक है? उसी माध्यम में परावर्तित होती होगी, इसलिए इसकी प्रकाश की चाल जो है ना, ये सी ही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है? ध्यान देना है कि प्रकाश भिन्न-भिन्न माध्यम में उसकी चाल भिन्न-भिन्न होती है, लेकिन यहाँ पे चाल चूँकि एक ही माध्यम में है, ठीक है? चलिए, प्रश्न संख्या आपका 5 देख लेते हैं। गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो हमको पता है कि मूल बिंदु ध्रुव को मान लिया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दर्पण में जो मूल बिंदु है, ये ध्रुव जो होता है ना, ये ध्रुव, ये पोल जिसको बोलते हैं, इसी को मान लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 में है, जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो उसकी गति क्या होती है? विरल में जाएगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है? अगर विरल में कहे तो बढ़ जाती है, अगर सघन में जाएगी तो फिर घट जाएगी। याद रखिए, विरल में जाएगा, विरल में बढ़ जाती है और सघन में घट जाती है, ठीक है? आगे 7 नंबर का प्रश्न है, अपवर्तन के कारण कौन-सी राशि बदलती है? जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो बदलने वाली 2 राशि है, एक तरंगदैर्घ्य, एक चाल, यानी चाल या वेग कहिए उसको, बाद बाकी कोई राशि नहीं बदलती है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आवृत्ति। देखिए, आवृत्ति नहीं बदलती है, तरंगदैर्घ्य और चाल बदलती है, ये याद रखिए, इसलिए ऑप्शन बी ही सही होगा, ठीक है? आवृत्ति नहीं बदलती है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f। कब? जब आपका f दिया रहे मीटर में, जब f दिया के किस में दिया रहे? मीटर में। लेकिन अगर f दिया रहे सेंटीमीटर में तो 100/f होता है। ठीक है, जब f किस में रहे? f रहे cm में। तो आप यहाँ देखिए f किस में है? f है यहाँ cm में। तो आप क्या करेंगे? 100 में भाग दे देंगे 50 सेंटीमीटर से, 50 सेंटीमीटर से, तो देख लीजिए कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है 2 डायोप्टर बी। ठीक है, आगे। ठीक है, अगला प्रश्न है तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज जो हो जाएगा वो हो जाएगा पारभासी पारभाषक, ऑप्शन सी से हो जाएगा पारभाषक। यहाँ से प्रश्न याद रखना है कि एक पूछा जाता है घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, या फिर तेल लगा हुआ कागज, ये क्या है? पारभाषक है। 10 नंबर का प्रश्न है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है, देख लेना है बढ़िया से। सबसे न्यूनतम कहे जा रहा है, तो आप सब याद रखिए, सब इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न पक्का आएगा यहाँ से, देख लो। निर्वात में और वायु में लगभग सेम, कितना? 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, दोनों में लगभग सेम होता है। कांच में कहेगा तो 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ये भी आपको याद करना है क्योंकि ये पूछा जाता है डायरेक्ट, ये भी पूछा जाता है कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो आप ये याद रख लो। जल के लिए याद रख लो 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप देख सकते हो न्यूनतम कौन सा है, तो न्यूनतम आपको लग रहा होगा कि सबसे कम जो है ना ये कांच में ही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब मानव में रेटिना पर बनता है, जिसको हम बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल बोलते हैं। ठीक है, कॉर्निया के बारे में पूछा जाता है कि मानव नेत्र में कौन सा भाग हम दान करते हैं जब नेत्रदान होता है, तो नेत्रदान में यही वाला हिस्सा दान किया जाता है, कॉर्निया को। ठीक है, चलिए। परितारिका के बारे में पूछा जाता है कि आंखों का जो रंग है उसका निर्धारण कौन करता है, तो परितारिका करता है। परितारिका में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। और पुतली क्या करता है? पुतली आंख में जाने वाली प्रकाश पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कॉर्निया कहलाती है, क्या कहलाती है? कॉर्निया। चलिए, अगला प्रश्न है 13 नंबर का बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? यहाँ से फिर प्रश्न आता है, गौर कीजिएगा। जब बाइफोकल लेंस कहे तो जरा दृष्टि मारना है, जरा दृष्टि दोष मारना है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को दूर करने में बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। जब दूर दृष्टि दोष कहेगा तो आपको मारना है उत्तल लेंस, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट में अवतल, देखिए ये बारी बारी से कभी ये कोई एक जरूर रहता है, इसलिए आप देख लीजिए। ठीक है, हम सभी कवर करते जाएंगे, आप स्पीड करके इसको देख लीजिए। दूर दृष्टि दोष पूछेगा तो आपको उत्तल मारना है, निकट कहेगा तो अवतल मारना है, जरा कहेगा तो बाइफोकल लेंस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? रॉड्स कोशिकाएं अर्थात क्षण कोशिकाएं। देखिए एक होती है क्षण कोशिकाएं, एक होती है शंकु कोशिकाएं। एकदम पूछेगा ये दोनों में से कोई एक रहता है। तो क्षण कोशिकाएं जो है वो कम रोशनी के लिए संवेदनशील होता है, कम रोशनी के लिए, धुंधली रोशनी के लिए। सी आंसर सही हो जाएगा। शंकु कोशिकाएं अगर बोलता तो इसमें तेज रोशनी मारते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर रॉड्स कोशिकाएं बोल रहा है, क्षण कोशिकाएं बोल रहा है तो धुंधली रोशनी, कम रोशनी, और अगर शंकु कोशिकाएं तो तेज रोशनी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? कॉर्निया, रॉड्स एंड और पॉन्स, ये बी नंबर सही हो जाएगा। ये ऐसा स्थान होता है नेत्र का जिसमें कि रॉड्स और कॉन्स कोशिकाएं ये नहीं पाई जाती है, नहीं होती है वहाँ। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? यहाँ भी गौर करने का जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। विद्युत फ्यूज के बारे में पूछा जाए तो विद्युत फ्यूज जो है सीसा टीन का मिश्रण होता है। पहला प्रश्न यहाँ से रहता है, सीसा टीन का किसका किसका मिश्रण होता है? सीसा टीन का, सीसा टीन का मिश्रण होता है। ये किस प्रभाव पर कार्य करता है? ठीक है, उष्मीय प्रभाव। क्या हो जाएगा? उष्मीय प्रभाव। उष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युत फ्यूज और विद्युत बल्ब आदि है। ये कभी कभी बल्ब के बारे में पूछेगा तो वो बताना है कि किस प्रभाव पे? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पे। फ्यूज जो है किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है?
एमीटर, वोल्ट मीटर, कुंडली, विद्युत सेल। तो आप देखेंगे कि एमीटर जो है वो परिपथ में कुछ इस प्रकार उसका सिंबल रहता है। वोल्ट मीटर के लिए भी प्लस माइनस का प्रयोग किया जाता है ना, ये धान और ऋण टर्मिनल का। सेल में भी होता है, जैसे इस तरह आप देखेंगे इधर प्लस और इधर माइनस, तो ये तीनों तो नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कुंडली। ठीक है, इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 18 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? वाट यानी कि पी, अब पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? W/T। वाट पी किसको दिखाता है? शक्ति को। और इसके बराबर फॉर्मूला आता है W/T। W मतलब कार्य, इसका मतलब जूल, और नीचे क्या है? टाइम, यानी इसका मतलब सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड सही आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में ही है, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला 19 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। ठीक है, जैसे हीटर कहे तो आपको नाइक्रोम मारना है। नाइक्रोम से एक और प्रश्न पूछता है कि नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो आप देख लीजिए, नाइक्रोम के लिए एक ट्रिक याद करवा देते हैं आपको, NiCrOm। ठीक है, नाइक्रोम, तो यहां से याद रखिए, N से निकेल, N से निकेल, I से आपका हो जाएगा आयरन, क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। और CrO जो लिखा हुआ है इससे क्रोमियम हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। और M से हो जाएगा मैग्नीज। तो इस तरह आप इसका मिश्र धातु आप याद कर लेंगे जिससे मिल के बना है। ठीक है, हीटर में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, और नाइक्रोम किसका मिश्रण है? तो N से निकेल, I से आयरन, CrO क्रो से क्रोमियम, और M से मैग्नीज, यानी कि इसका जो मिश्रण है वो इसी में छुपा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर का प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता कहे तो ऊर्जा मारना है, और कार्य करने की अगर दर कहे तो शक्ति मारना है। दर में क्या मारना है? शक्ति मारना है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? तो ऑस्ट्रेट ने किया, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक? काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखा अगर चुंबक है तो आप जानते हैं कि यहाँ पे चुंबकीय बल रेखा हमेशा N से S की ओर निकलती है, तो ये दिखाई देती नहीं है। ऐसा है कि दिखाई देती है? दिखाई नहीं देती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। अगर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति पूछ रहा है तो आपको आंसर मारना है जनित्र, जनरेटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, और एमीटर के बारे में पूछा जाएगा आपको, तो ये क्या करता है? विद्युत धारा को मापने का काम करता है। ठीक है, एमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की जो दिशा है ना, दिशा वो ज्ञात करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करता है, और ये एमीटर विद्युत धारा मापता है किसी परिपथ में। और मोटर तो आप जान रहे हैं कि ये क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी परिवर्तित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, चौबीस नंबर का प्रश्न है, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध कहे तो बहुत कम हो जाएगा। और विद्युत धारा पूछता है, इसे प्रायः धारा पूछता है, तो धारा बहुत अधिक हो जाएगा। याद रखिए, धारा बहुत अधिक, और प्रतिरोध जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व। नाभिकीय ऊर्जा के लिए हो जाएगा यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है यूरेनियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहे तो क्या मानना है? सूर्य मानना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कारण भी पूछता है, क्यों? ऊर्जा का यह सबसे बड़ा स्रोत है क्योंकि इसमें कौन सा अभिक्रिया होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। ये भी पूछा जाता है, कौन सा अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन में क्या होता है ना, कि इसमें सूर्य में हमेशा 4 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम का निर्माण करता है, जिसके कारण अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए प्रश्न में जो दिया हुआ है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत या सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत अगर कहता तो भी क्या होता है? सूर्य होता। इसमें कौन सी अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्या होता है? 4 हाइड्रोजन मिलकर के हमेशा एक हीलियम बनता है। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में किसका अर्थ जल है? हाइड्रो। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन
H2O जल होता है ना, यहाँ से पता चल रहा है इसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रो हो जाएगा, ये सब नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? विस्थापन अभिक्रिया आप किसको कहते हैं? जिसमें क्या होता है ना, एक दूसरे को विस्थापित कर दे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जिसका जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिल्वर और यहाँ लोहा, ठीक है, नहीं यहाँ पे क्या है, चांदी है और क्या है, कॉपर। जी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ तो, यहाँ जो AgNO3 है, इसको कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, और कॉपर जो है ना अधिक क्रियाशील है, इसीलिए क्या करेगा, Ag को विस्थापित कर देगा। तो Ag को कहेगा हटो, ये हटा देगा और ये सट जाएगा, ठीक है। चूंकि कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए Ag को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, इसीलिए ऑप्शन डी सही है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कंपोस्ट बनाना, इसका मतलब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न 30 में है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना या फिर अवक्षेपण? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अवक्षेपण, ऑप्शन डी, ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न 31 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका C6H12O6। यहाँ से प्रश्न बदल के क्या पूछता है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु? तो कार्बन चूंकि 6 है, इसलिए आंसर आपको 6 मारना होगा। अगर पूछ दिया जाएगा कि हाइड्रोजन के कितने अणु, तो हाइड्रोजन 12 है, इसलिए आपको 12 मारना है। ऑक्सीजन में उसी प्रकार पूछेगा कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने अणु, तो 6, ठीक है, ये पूछा गया है, इसलिए ध्यान देना है। 32 नंबर का प्रश्न है, 32 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो अगर दोनों तीर के दोनों तरफ देखना है, अगर परमाणुओं की संख्या भिन्न हो तो समझिए कि वो समीकरण संतुलित नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा सही है, यहाँ तो बराबर लग रहा है, बराबर है, यहाँ भी बराबर लग रहा है, इधर 2 के इधर भी 2 के, Cl2 सब बराबर लग रहा है, Pb यहाँ N, यहाँ NO3 2, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ N2 है, देखिए यहाँ N क्या है, 2 है, और यहाँ N क्या है, 1 है, इसलिए ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ये असंतुलित है, ये संतुलित नहीं है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 इधर है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो इधर भी क्लोरीन 2 हो गया, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए लाल से नीला करेगा तो वो क्षार हो जाएगा, और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक कौन हो जाएगा, 11, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये हो जाएगा अम्ल, ये हो जाएगा अम्ल, अगर अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम, ये हो जाएगा 7 से कम, क्षारीय 7 से अधिक, और 7 उदासीन, देखिए ये भी पूछा जाता है, उदासीन का 7, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि लाल को नीला कर रहा है, ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न है, यशब पुष्प, इसी को बोलते हैं सफेद चूर्ण, जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूध दिया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत फेमस प्रश्न है, देख लीजिए, बहुत बार 7वीं क्लास से चलते आ रहा है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है CO2 गैस, ठीक है। 36 नंबर का प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक में, किसी के डंक में कहेगा कौन सा अम्ल? तो मैथेनोइक अम्ल, या फिर उसी को बोलेंगे फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नींबू कहेगा सिरका, नींबू कहेगा तो क्या मानना है, नींबू में सिट्रिक अम्ल, ठीक है, सिरका में कहेगा तो एसिटिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है, आप लोग बताइए जरा कमेंट करके, ठीक है, कमेंट में लिखिए ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। यहां से एक प्रश्न आता है, या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ देगा या तो फिर जिप्सम का पूछ देगा, और हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। आज से आपका कंफ्यूजन दूर, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए ऑफ से आपको याद रखना है हाफ, ऑफ से आपको याद रखना है हाफ, प्लास्टर ऑफ नहीं, आपको हाफ बोलना है, हाफ प्लास्टर, हाफ पेरिस, ऑफ से क्या याद रखना है, हाफ। तो जहां पे आपको हाफ नजर आया, देखिए हाफ कहाँ है, हाफ यहाँ है, आधा बाल्टी पानी, हाफ H2O, ठीक है। जिप्सम में 2 दिखाई देगा, 2 बाल्टी पानी, अर्थात 2H2O। इधर तो कॉमन रहेगा CaSO4 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 CaSO4। अगर हाफ H2O है तो ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर 2H2O है तो जिप्सम, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। ऑफ से हाफ समझना है, हाफ H2O जिसमें आ जाए वही आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, अम्ल और क्षार आपस में
अभिक्रिया कर बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़े होंगे, उसमें जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? लवण, ऑप्शन सी। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो आप इसको निकाल सकते हैं। सिलिकॉन तो 14 है, तो 14 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, 8 2 10 4 14। ये जो पी है फास्फोरस, इसका 15 होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 8 10 और 5 15। इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तो 13 है एल्युमिनियम, 2 8 8 2 10 और 10 3 13। ये सोडियम 11 होता है, तो 2 8 10 और 1 11। अब देखिए सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा है, मतलब अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो पूछा है कि सबसे अधिक किसमें है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे अधिक है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगर इसमें सबसे कम पूछता तो ये हो जाता डी। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल के ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। अगला, ये क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? क्यूपर, देखिए यहाँ पे क्यूपर, कॉपर, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है।